Hello kids, hello everyone, welcome to the class. Hi kids. Welcome to the class. मैम मुझे लगा पार्टी के बाद आज क्लास नहीं होगी, है ना है ना है ना। मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि मैं आधे घंटे पहले उठी हूँ। नहा धो के सीधा आई हूँ स्टूडियो भाग भाग के टिक 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 टिक। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कंसिस्टेंसी। हाँ मैम, मैगी खा लो, कोई नहीं कोई नहीं। मैम आज क्लास छोटी होगी, ऐसा ऐसा क्यों लगा तुम्हें सबको? क्योंकि मैं आधे घंटे पहले आई हूँ इसीलिए, मतलब आधे घंटे पहले उठी हुए है। हाँ मैम, जो थंबनेल वाला फोटो ना उसमें आप काफी ओल्ड लगती हो। हाँ बेटा, वो एक्चुअली आई जस्ट रिड्यूस वेट ना। तो अभी मेरा दिवाली के बाद एक मैंने फोटो शूट कराया है, उसके अंदर थंबनेल वाला फोटो शूट। वो एक्चुअली उस प्रेगनेंसी के बाद का था ना वो फोटोज। तो इसलिए ऑफ कोर्स आई गेन सो मच ऑफ वेट। आई वाज 94 केजी देन। अभी तो काफी वेट मैंने कम कर लिया है। यस, तो इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा। बट कोई नहीं, अभी मेरे को कराना है, बट दिवाली के बाद कराऊंगी, अभी तो बिजी बहुत चल रहा है। आई हैव लॉस्ट 22 केजी बेटा। स्लोली स्लोली आई लॉस्ट, नॉट लाइक 2 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, आई नेवर डू दैट। ऐसे कभी लड़कियों को करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो जाती है। सो आई टुक टाइम। मैं साल भर का टारगेट बनाती हूँ, 5 8 10 किलो का। धीरे 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 आई लूज इट। दिवाली कब क्योंकि आई डोंट नो, तुम्हारी 18 से छुट्टी है, दैट आई नो। 23 तक। ठीक है, यस। चले भाई। हाँ, यस, चले। मैम आज सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर, हाँ ये मुझे चेंज कराना है, कल मेरी बात नहीं हो पाई थी इसलिए मैं चेंज नहीं करा पाई। आज सेकंड लेक्चर है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था एवरीबॉडी, सारी मेरी प्यारी गर्ल्स एंड बॉयज। मैंने कुछ होमवर्क दिया था। कुछ किया होमवर्क या नहीं किया? होमवर्क किया या नहीं किया? कर लिया। चलो फिर पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है सामने, आंसर बताइए सब। आंसर बताना शुरू करो। 4 4 हजार। चलो देखते हैं। हम्म सो हमारे पास 2000 बेस पेयर है डीएनए में। कितने बेस पेयर है? 2000। 2000 बेस पेयर है हमारे पास डीएनए में। अगर 2000 बेस पेयर है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, पहले तो ये बताओ। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे अगर 2000 बेस पेयर है? तो ये होता है 2 इंटू बेस पेयर, ये फॉर्मूला है इसका। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल्स टू 2 इंटू बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे बेस पेयर कितने गिवन है हमें? 2000। तो ये कितने हो गए बेस पेयर हमारे? 4000 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हमारे। ये तो हो गए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आते हैं पहले वाले पे, आंसर ए पे। नंबर ऑफ शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो शुगर कितनी होगी? अगर 4000 न्यूक्लियोटाइड्स है, 4000 न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? शुगर, फॉस्फेट और बेस से। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 4000 ही होंगे। क्यों 4000 होंगे? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट से। तो उतने ही शुगर होंगे, उतने ही फॉस्फेट होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आंसर बी। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जितने न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें बेस और शुगर के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जितने न्यूक्लियोटाइड्स है उतनी ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगी, ये भी कितनी होगी? 4000। ये समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये चीज सॉल्व करनी थी। ये अगर आपने ये स्टेप नहीं कर पाए तो आप कोई भी आंसर नहीं निकाल पाते। ठीक है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप करना है बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जिसमें चारगाफ रूल यूज होना है। A इक्वल्स टू 28%। A किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है? T के साथ। अगर A 28% है तो T भी तो 28% होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। A प्लस T टोटल कितना है 100 में? 8 और 8 16, 56% है आपका A प्लस T, राइट। तो चारगाफ इक्वेशन को देखते हैं। चारगाफ इक्वेशन के हिसाब से A प्लस G इक्वल्स टू T प्लस C होता है। ये चारगाफ ने बोला था, कल बताया था मैम ने, प्यूरीन इक्वल्स टू पिरामिडीन्स, ठीक है। यहाँ पे A प्लस T कितना है आपका, और G एंड C निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा 28%, इसको X ले लेते हैं, 28% इसको भी ले लेते हैं X, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब आंसर कितना आएगा? मुझे लग रहा है कि इसको इस तरीके से ना सॉल्व करके ऐसे ही करना चाहिए हमें। अब 56% आ गया, तो यानी कि अब G प्लस C इक्वल्स टू 100 माइनस 56%, ये हो जाएगा 44%। निकालना क्या है? C इज 44 बाई 2, 22% होगा C, और G भी होगा आपका 22%, ठीक है। हमने सिंपल ही कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबने किया या नहीं किया? क्वेश्चन देख के घबरा तो नहीं गए थे? Number of glycosidic bond associated with DNA of diploid human cell are. Number of glycosidic bond associated with DNA of diploid human cells are. कितने हैं भाई? 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर। क्योंकि जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 3.3 into 10 raised to the power 9 होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए? ये बेस पेयर है ना, न्यूक्लियोटाइड हो गए 2 into 6.6 into 10 raised to the power 9। जितने न्यूक्लियोटाइड उतनी ही नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। सेम यही वाला फंडा यहाँ पे यूज होगा, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेम। ये वाला क्वेश्चन पहले वाला सिंपल था, और ये वाला क्या है हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। ये रे क्वेश्चंस, ये वाला और ये वाला सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो अलग दी है, बाकी सब सेम है। चलिए, आज का नया टॉपिक है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्लास में टाइम से आया करो बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आप लोग का। ओके, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे आ रहे हैं। फिर से मैं बेसिक से कुछ आपसे सवाल पूछूंगी जिसके आपको मुझे जवाब देना है। ये जो हमारा डीएनए मेरे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है? वापस से सेम क्वेश्चन पूछती रहूंगी जब तक तुम्हारे जहन में फिट ना हो जाए कि ये है क्या, कैसा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। दूसरी चीज, ये एसिडिक है या बेसिक है? इसका नेचर कैसा है? एसिडिक, क्योंकि ये क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा डीएनए, ठीक है बच्चों। अब अगर मुझे इसे पैक करना है तो मुझे इसके साथ बेसिक को जोड़ना पड़ेगा जो इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज रखे और इसके साथ जुड़ा रहे। अगर दोनों लड़ाके हैं मियां बीवी, तो समझ जाना कि रिश्ता लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों जहर उगलेंगे, ठीक है। बट अगर मुझे रिश्ता लंबा चलाना है तो एक को डाउनसाइड रहना पड़ेगा कभी कभी, दूसरे को कभी कभी डाउनसाइड रहना पड़ेगा, दोनों नहीं लड़ सकते। तो इसलिए न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, वरना इस जलजली जिंदगी में हम जी नहीं पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमें इस पैकिंग के लिए जरूरत पड़ती है स्पेशल टाइप ऑफ बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स।
कौन से प्रोटीन्स मेरे बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनका नेचर क्या है? बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या नेचर इनका? बेसिक। अब ये भी नीट में सवाल आ सकता है कि ये बेसिक नेचर में क्यों है। अभी मैंने उसका आंसर बताया, रिपीट करो। व्हाई हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर? असर्शन, रीजन गाइस, क्या आंसर होगा? टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी या एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग पैकेजिंग, स्टेबल बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये है वाई का आंसर, मैंने नीचे लिख दिया है, ये रहा। ये आपका एक असर्शन रीजन हो गया। मैम स्टेबिलिटी नहीं होगा, स्टेबल तो होगा ही जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जब दोनों एसिडिक होंगे, जलजले होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल है ना बच्चे? बट द एग्जैक्ट रीजन दैट व्हाई वी नीड अ बेसिक प्रोटीन इज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए। That is the exact reason, and this neutralization will bring stability. That is a result of neutralization, that it will bring stability. ठीक है, चल अब यहाँ पे हम एक हिस्टोन प्रोटीन बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और विशाल, जो तुम इतनी क्लास स्किप कर रहे हो ना, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, कल तो क्लास में नहीं था, आज हीरो मत बन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चार, हमारे पास चार दिशाएं होती है, इनके पास चार तरह के क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। पहला वाला हिस्टोन प्रोटीन क्या है? H2A, H2B, H3H4। बट मैं इसको ऑक्टामर कह रही हूँ। ये एक तरह का क्या है? ऑक्टामर है। आप कहेंगे मैम बनाए आपने चार मॉलिक्यूल है, गोल आप ऑक्टामर रही हैं, तो ये चीज मैम समझ कम सी आ रही है हमको, है ना भाई? आप कहेंगे मैम बनाए आपने चार है इस गोले में, यहाँ पे ऑक्टामर लिख रही हैं, ऑक्टामर का मतलब चार होता है। ठीक है, यस, गुड, इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ये सब टूस में प्रेजेंट है, टू मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, यानी कि इसके टू मॉलिक्यूल्स है, इसके भी टू मॉलिक्यूल्स है, इसके भी टू मॉलिक्यूल्स है, इसके भी टू मॉलिक्यूल्स है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स कितने हो गए? बताओ जरा, अब बताओ कितने हो गए? अब हो गए ना 8? अब हो गए ना 8 या नहीं हुए 8? हो गए ना 8? चलो, अब इसी को समझाने के लिए मैम लेकर आएंगी महाहथियार नंबर 1। ये महाहथियार, ये देखिए, ये है हमारा डीएनए। इस पूरे चैप्टर में डीएनए रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, ये क्या हमारा? हिस्टोन प्रोटीन। क्या है हमारा? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन्स में कितने हिस्टोन प्रोटीन्स? अलग अलग तरह के, चार तरह के प्रोटीन्स है, जिनके अंदर दो दो मॉलिक्यूल्स है। बिल्कुल ऐसा दिखता है हिस्टोन ऑक्टामर। तो मैम के हाथ में इस वक्त क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। इसका नेचर क्या है बच्चों? बेसिक। ये क्या है? डीएनए। इसका नेचर क्या है? एसिडिक। ठीक है, अब देखो, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, और ये देखो इस तरीके से डीएनए इसके अराउंड रैप हो रहा है। ये देखो बेटा, ये देखिए, एवरीबॉडी कैन सी दिस। दिस इज हाउ द डीएनए पैकिंग लुक्स लाइक व्हेन यू सी। दिस इज हाउ द डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टामर। सेम ऐसा दिखता है, सेम। ठीक है, फिर एक दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर होगा। लेट्स आई टेक दिस माय स्मॉल रोटेशनल पॉड। ये देखिए, ये दूसरा हिस्टोन हो गया। ये देखिए ऐसे, कैन यू सी दिस? ये देखो ऐसे ऐसे चलती जाएंगी ये बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। बिल्कुल सही, समझ आया किस तरीके से रैप्ड है एवरीवन? बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया डीएनए,
ये हो गए हमारे हिस्टोन, ऑक्टामर्स, देखो डायग्राम देखो, इस तरीके से होता है। हाँ, एक बार होता है। यश, अब देखो यहाँ पे ये क्या हमारा हिस्टोन, ऑक्टामर, इसके अराउंड रैप्ड क्या है डीएनए, और डीएनए के कितने बेस पेयर रैप हो रहे हैं, 200 बेस पेयर रैप होते हैं एक बार में अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर together is called as nucleosome. Together it is called as nucleosome. तन्वी कहाँ है? तन्वी क्लास में जवाब क्यों नहीं दे रही है? अब बीच बीच में भी यहाँ पर लिंकर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे इस लिंकर हिस्टोन प्रोटीन का कोई नाम बता सकता है? क्या नाम होता है? एनीबडी, एनी वाइल्ड गेस गाइस? डोंट बिकम टू वाइल्ड इन द क्लास। क्या है ये? H1 लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज H1 लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। तन्वी राठौड़, वेयर इज शी? तन्वी साहे, गुड। और तन्वी भी आ गई, गुड गुड गुड। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 80 बेस पेयर। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी इसलिए बता रही हूँ एक एक चीज। हाँ, मुझे काफी बच्चों के नाम याद हो चुके हैं। मैं अपनी चैट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम लोग क्या समझते हो क्लास में, कौन कितना एक्टिव है, कौन रिजल्ट देगा, पता है मुझे। कौन से बकलौल करने आता है, कौन जेन्युइन डाउट्स पूछता है। भूली मैं किसी को नहीं हूँ। चलो भाई लिखो। अब फोमो में मत जियो, जेनजी की वैसे भी फोमो में रहने की आदत है। ये लिखिए। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आखिर हिस्टोन ऑक्टामर के पास कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके कारण इसका नेचर बेसिक हो जाता है? यस, सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर rich in lysine and arginine amino acid. बेटा पैकेजिंग और नेक्स्ट बोर्ड पे बनाएंगे। बना लिया सबने? तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो रही है 24 तारीख से। 24 को प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो जाएगी, 24 को विल स्टार्ट। अभी बस एक टाइमिंग का पोल और डालना मुझे।
प्लानर दे दूंगी, आज मैंने बना लिया पूरा प्लानर। October, यस। उस दिवाली ब्रेक के बाद ही अब करेंगे, अब तो क्या ही टाइम भी बचा है। ढंग से करेंगे, फिर बिना छुट्टी के बिना ब्रेक के कंसिस्टेंट रहेंगे। 10 दिन भी कंसिस्टेंट रह लिए ना तो पूरे पूरे के पूरे बायो की एक बार रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। हाँ हाँ, वाईटी पर होगी बेटा, वो वाईटी पे होगी। दैट आई विल डू ऑन यूट्यूब। ठीक है, चलो अब हम पैकेजिंग बनाएंगे बच्चों। इसका डायग्राम थोड़ा बढ़िया से बनाना। यहाँ पे मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको अभी। अभी आप जैसे जैसे देखना कैसे कैसे पैकेजिंग हो रही है। पहला है क्रोमेटिन, फिर है सोलिनॉइड मॉडल, फिर आएगा आपका इसके बाद सुपर सोलिनॉइड, फिर सुपर सोलिनॉइड के बाद आएगा आपका क्रोमेटेड। क्रोमेटेड के बाद आएगा फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। देखिए, कैन यू सी द पैकेजिंग प्रोसेस बच्चों? कैन यू सी द डिफरेंस हाउ द पैकेजिंग इज बीइंग डन? पहले ये बिल्कुल लूज टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोसोम और डीएनए अच्छे से आपको दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन वर्ड किसने कॉइन किया था? क्रोमेटिन वर्ड किसने दिया था? सेल चैप्टर में मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, फ्लेमिंग ने। याद रखा करो ये सब चीजें, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन है ये क्या है? इट ऑल्सो appears as beads on string। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ये मैंने 4-5 ऑप्शन दे दिए और मैं आपसे पूछ लूंगी बीड्स ऑन स्ट्रिंग कौन सा है। अब जिन बच्चों को बेसिक नहीं पता वो शायद क्रोमेटिड को टिक कराए क्रोमेटिन की जगह, या कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्रोमेटिड इज मोर कंडेंस्ड देन क्रोमेटिन, ठीक है ना। क्रोमेटिन न में न्यूक्लियोसोम अच्छे से दिख रहा है, कैसे याद रखोगे? क्रोमेटिन न से न्यूक्लियोसोम अच्छे से दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी। दिस इज आवर सोलिनॉइड पैकेजिंग, दिस इज कॉल्ड एज सुपर सोलिनॉइड, this is chromatid, more condensed, and this is the most condensed form of DNA called as chromosome. This is centromere, primary constriction. The upper arm is called as P, the lower arm is called as Q. इतनी ज्यादा पैकेजिंग हो रही है, आपको लगता है कि सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन काफी है, या इसके अलावा भी कुछ और प्रोटीन चाहिए जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे और इंश्योर करे कि डीएनए अनपैक ना हो आसानी से? क्या लगता है बच्चों? यस गायत्री, वेरी गुड गायत्री। So we need additional protein for packaging and stability of DNA, and such proteins are called as non-histone chromosomal proteins which provide
extra stability during packaging of DNA. हेलो 838056 भैया, हाँ 838056। अब एक क्वेश्चन करें बच्चे इस टॉपिक पे भी, जिससे कि अगर ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ क्लास में, दीज आर द टफेस्ट क्वेश्चंस व्हिच यू कैन फाइंड इन नीट एग्जाम। सिंपल वाले तुम कर लोगे, ठीक है, बट ये बढ़िया वाले हैं। मैम किसी को ओटीपी नहीं देते, स्कैम होता है। अरे भाई उसने डिलीवर कर दिया डब्बा घर में और लेकर चला जाएगा, ले जाना है जो ले जाना है। क्या आया होगा अमेज़न से, 150 की चीज ही आई होगी, इससे ज्यादा तो क्या ही आएगा। बड़ा तो अपन ऑर्डर करते ही नहीं कुछ भी, जाके खरीद लाते दुकान से। बनिया ऐसे नहीं करते बेटा, बनिया सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। अकाउंट खाली हो जाएगा, खाली ही है अभी, भरा नहीं है। लिख लिया सबने बच्चों? जल्दी बनाओ। कॉपी में एक एक वर्ड होना चाहिए तुम्हारी। अगर कोई भी बेसिक से क्वेश्चन आता है तो तुम लोग को सब कुछ आना चाहिए। चलो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। रुको मैं अपना आईपैड लेके आती हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए। क्वेश्चन, enumerate the number of beaded structures यानी कि न्यूक्लियोसोम्स present in the nucleus of diploid eukaryotic cell which possesses 2.4 into 10 raised to power 6 base pair। चलो गाइस, आंसर बताओ। $12,000, ये नालायक। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इक्वल्स टू, जो भी आपको दिया हुआ है 2.4 into 10 raised to power 6 बेस पेयर डिवाइडेड बाय 200 बेस पेयर, क्योंकि हर न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर पे होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर ये आएगा 12 into 10 की पावर 3 यानी कि 12,000 न्यूक्लियोसोम्स होंगे। ठीक है, इसमें 80 वाला टेक्निकली कंसीडर नहीं करते जब कैलकुलेशन आती है बच्चों, ये मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपको ऐसे नंबर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। आजकल आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, हमने देखे इस साल नीट में काफी ऐसे क्वेश्चन आए थे। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग। ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग हमारे पास दो तरह के डीएनए हैं अपन के न्यूक्लियस में। एक जो थोड़ा सा एक्टिव है जिसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और एक जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है यानी कि आजकल के बच्चे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। हाँ बस एक क्वेश्चन। यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्या है? लाइटली स्टेन्ड होता है जब इसको स्टेन करते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? डार्कली स्टेन्ड होता है। अब आप कहेंगे मैम इसकी स्टेनिंग में ये डार्कली और लाइटली क्यों हो रहा है?
ये इसलिए हो रहा है बच्चे क्योंकि ये नॉट टाइटली पैक्ड, ये इतना टाइटली पैक्ड नहीं होता है, ठीक है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन वाला क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है। और ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यानी कि कुछ भी मम्मी कहती इसे पढ़े ही रहना है, ये कुछ काम नहीं करेगा नालायक। ओह सॉरी, तुम्हारी बात तो नहीं हो रही थी ना बच्चों। अब इसके बाद चैप्टर का सेकंड पार्ट की ओर हम चलते हुए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। मैम मेरे नोट्स मेरे बच्चे तक पढ़ेंगे, नो नो बेटा, मेरे पास भेज दो, मैं पढ़ा दूंगी। आप पेन मत लेना, आप डॉक्टर बनो, आप सिर्फ लोगों का इलाज करो, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए। फीस कम, लॉयल्टी डिस्काउंट। लिख लो, फुल लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा तुम लोग को मेरी तरफ से। जनरेशनल डिस्काउंट भी दूंगी मैं तुम्हें, जनरेशनल डिस्काउंट। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी डॉक्टर बाय गर्मा गोयल। चलो अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बेटा देखो, आज आप सबको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। बट 100 साल पहले, 200 साल पहले किसी को नहीं पता था जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो हमने कैसे पता लगाया, यही आज पढ़ना है हमें क्लास में। डॉक्टर जीटू आर्मी, यस मैम। आप स्टूडियो में कब से स्टार्ट करेंगे डीपीपी सॉल्व? कर तो रही हूँ, करा तो रही हूँ सारी प्रैक्टिस, कह तो रही हूँ 24 से कराऊंगी। सुनते नहीं हो तुम लोग मेरी बातें, मेरे को पता लग गया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम इतना मुझे इग्नोर करते हो मेरी बात। तो चलो आओ भाई, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। द वेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, इसका देसी मतलब क्या है? चुगली। क्या इसका देसी मतलब? चुगली। ठीक है अनामिका, ये कर पा रहे हैं? करिए पहले, चलो। यानी कि हम पहुंच चुके हैं 1928 में, किसकी लैब में? ग्रिफिथ की लैब में। वेरी पॉपुलर लैब, आई थिंक ये यूएस में है कहीं पे, ग्रिफिथ की लैब। वहां चूहा भी बना हुआ है, क्या जगह का नाम था मैं भूल गई यार, मैं भूल गई। फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अच्छा, अब इसमें मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था? मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था बाबू लोग? माइस। कौन था मॉडल ऑर्गेनिज्म? माइस। यानी इसी को देना, इसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और दूसरा जो हमने लिया था वो कौन था? एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये एक तरह का बैक्टीरिया या वायरस है? ये एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किसका कॉजेटिव एजेंट है? नाम में लिखा है यार, यस, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक बीमारी कॉल्ड एज निमोनिया। काफी पॉपुलर बीमारी है इंडिया की, बच्चों में बहुत होती है। आखिर क्या होता है निमोनिया में? आपके नेल्स ब्लू हो जाते हैं, आपका शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया हो जाता है। क्यों हाइपोक्सिया हो जाता है? क्योंकि लंग्स की जो एल्वुलाई है उसमें हवा की जगह
फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसके कारण एक्सचेंज एरिया फॉर एयर रिड्यूस हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, कॉजेस फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में क्या होना चाहिए, हवा होनी चाहिए ना गैसियस एक्सचेंज के लिए, वो नहीं होता, फ्लूइड बढ़ जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है। ठीक है, यस मैम अड्डा वाले कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं बेटा। स्ट्रेन्स, अब इसके भी कुछ स्ट्रेन्स हैं, जरूरी थोड़ी सारे बैक्टीरिया बदमाश होते हैं, जरूरी थोड़ी सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, है ना बच्चों। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दिस ओनली। ठीक है, यस कि इट्स नॉट कंपल्सरी दैट एवरी स्टूडेंट इज स्टूडियस, नो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे इधर है। अब स्ट्रेन्स पे आते हैं, यहाँ पे भी दो स्ट्रेन्स है। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स है जो दिखाते हैं मैं तो पढ़ता नहीं, बस मैं नंबर ले आता हूँ, पता नहीं कैसे यार। अरे यार मैंने सच्ची नहीं पढ़ा था, तो मुझे जानता नहीं है क्या, कभी देखा था मुझे पढ़ते हुए, एवी यस, तो देखा था मुझे पढ़ते हुए, आज तो मैंने बुक्स को हाथ नहीं लगाया, पता नहीं मार्क्स कैसे आ जाते हैं, पता नहीं ब्रो। तो ये क्या है, जो ऊपर से दिखते क्या है, चिकने स्मूथ एस्ट्रेन, दिखते चिकने हैं बट अंदर से उतने जहरीले होते हैं, क्योंकि एस्ट्रेन क्या होते हैं, ये विरुलेंट होते हैं। ये स्मूथ क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है आउटसाइड सेल वॉल, जिसके कारण ये चिकने दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, चिकने, कैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, विरुलेंट मतलब पैथोजेनिक। अगर ये स्मूथ स्ट्रेन बॉडी में चला गया तो आपको निमोनिया का इंफेक्शन हो जाएगा मेरे बच्चों, तो इसलिए बच के रहें। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट कौन सा बच्चों, ये रफ स्ट्रेन, रफ आर स्ट्रेन। ये बाहर से क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड, इसलिए ये स्मूथ नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, और ये कैसा है, नॉन विरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक। दे दोगे इसकी स्टोरी, क्या कहते हैं मैम, व्हाट इज माउस और माइस में डिफरेंस होता है वेट का, 180 ग्राम से ऊपर माउस, 180 ग्राम से कम माइस। अरे फीमेल माउस, ओए मोनू बक, लर्निंग साइंस फ्रॉम वेयर, तो सारी क्या फीमेल को ही सैक्रिफाइस करोगे, हैं मेल कभी सैक्रिफाइस नहीं होगा क्या, है? सारा हम ही सैक्रिफाइस करें, तो मजे करने के लिए आए हो। चुड़ैल पता है ना, चिपक जाती है तो क्या करती है, बच के रहा करो, तुम कम बोला करो फीमेल के बारे में। चलो अब आते हैं प्रोसीजर पे, कैसे किया इतना शानदार एक्सपेरिमेंट। चलो प्रोसीजर, आओ बच्चों, तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1। केस 1 में हम लेंगे लाइव आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन पैथोजेनिक है नॉन पैथोजेनिक है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यानी कि लाइव आर स्ट्रेन का मतलब क्या है, जिंदा बैक्टीरिया डाल दिया माइस के अंदर। ठीक है, लाइव आर स्ट्रेन को हमने किसके अंदर डाल दिया, जिंदा चूहे के अंदर। ये देखिए, अब चूहे का मरना निश्चित है या जीना निश्चित है। आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन पैथोजेनिक, अगर ये शरीर में आ भी गया तब भी इसे निमोनिया नहीं होगा, यानी कि द माउस विल लिव बिकॉज द आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट इन नेचर। ऐसे हमने एक और केस 2 लिया, केस 2 में हमने लिया लाइव एस्ट्रेन, जिंदा एस्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाल दिया चूहे के अंदर। अब क्या होगा, बता जरा, बताओ बताओ।
काहे नहीं बता रहे हो? ये विरुलेंट है, यानी कि एस स्ट्रेन अगर इस चूहे के शरीर में चला गया तो चूहे को होगा निमोनिया, वो भी करे ठीक है। फिर उसके बाद चूहा भी मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। लो भाई, ठीक है। अब हमने क्या लिया? हीट किल्ड। अब हमने कहा कि हम मरा हुआ बैक्टीरिया डालेंगे। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये हमने लिया मरा हुआ। फिर हमने इसको चूहे में डाल दिया, तो चूहा कह रहा है तू खुद तो मरेला है, तू मेरे को क्या मारेगा? ठीक है, अरे तू खुद तो मरेला है, मुझको क्या मारेगा बक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये लिव कर जाएगा। ठीक है, माई लाइफ माई रूल्स माई चॉइस। ठीक है, मा ब्लोज। चलो, अब ये क्या है? केस 4। इसमें हमने लिया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन, और हमने लिया है लाइव आर स्ट्रेन। अब देखो बेटा, जीते जी किसी को कैसे बदल सकते हैं। दादाजी का पोता बहुत अच्छा था, वो दादाजी की हर बात सुनता था। दादाजी कहते थे बेटा वहां जाके हग लो, तो वो हग देता था। ठीक है, दादाजी कहते थे पोते को कि बेटा वहां पे जाके सो जाओ, फर्श पे चारपाई के ऊपर, तो वो सो जाता था। वो इस उम्मीद में सोता था कि दादाजी एक दिन सब मेरे नाम कर जाएंगे और फिर मैं खुशी खुशी जीऊंगा। फिर एक दिन क्या हुआ, दादाजी जाने से पहले बोल गए कि बेटा आप मेरे असली पोते नहीं हो, असली पोता मेरा यूएस में रहता है, आप ये चाबी, घर की चाबी और मेरी वसीयत उसे दे देना। अब जिंदा आर्ट स्ट्रेन, यानी कि जो नकली पोता था, ठीक है, अब दादाजी तो मर गए, जाते जाते बात बोल गए आर्ट स्ट्रेन को। अब आर्ट स्ट्रेन क्या कहेगा? मैंने इसकी बात सुनी बड़ों की, मैंने सब काम किया, और लास्ट में मुझे क्या मिला? बाबूजी का ठुल्लू। ठीक है, तो इसलिए वो बेचारा जो जिंदा है, अब वो वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। अब उसकी आंखों में क्या है? रिवेंज। उसकी आंखों में क्या है? बगावत। तो बदल दिया दादाजी ने मरने से पहले अपने प्यारे नकली पोते को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, मर गया बेचारा एस ट्रेन, बट इस आर स्ट्रेन के अंदर ऐसी चुगली, ऐसी चीज बोल के चला गया कि आर स्ट्रेन ने भी कहा अब मैं लूंगा बदला अपने प्यार का, अब तू देखेगी इंतकाम, आईएएस बन के ही दम लूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो इस केस में भी जब ये वाला केस बैक्टीरिया हमने दोनों डाले इस माउस के अंदर, तो हमने देखा कि माउस की डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने क्या कहा? ग्रिफिथ को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। बस ग्रिफिथ ने हमें इतना बताया कि भाई सुन, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट कुछ तो हुआ है। ठीक है, वो हुआ क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो हीट किल्ड स्ट्रेन था, मरते मरते इसने आर स्ट्रेन के अंदर एक ऐसी चीज भेज दी या ट्रांसफॉर्म कर दी जिसके कारण नॉन विरुलेंट आर स्ट्रेन भी विरुलेंट आर स्ट्रेन बन गया। ठीक है, यस, क्या बन गया? विरुलेंट आर स्ट्रेन बन गया। पहले वो नॉन विरुलेंट था, बट जब वो एस स्ट्रेन के साथ आया तो एस स्ट्रेन से एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन के अंदर, और उस मॉलिक्यूल ने उसको विरुलेंट से, नॉन विरुलेंट से विरुलेंट बना दिया। अब वो कौन सा मॉलिक्यूल है ये हमें नहीं पता, यही तो हमें पता करना है आगे। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन है कि समथिंग वाज ट्रांसफॉर्म्ड। वो समथिंग क्या है ये हमें नहीं पता, इसने बताया भी नहीं था हमें। समथिंग, या यहां आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम heat killed S strain into live R strain, which made
R strain virulent in nature. Therefore, mice died. This चुगली जो ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. दिस वाज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. कैसी लगी बच्चों स्टोरी? यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चूस. मैम चूहे की जगह कुछ तो खतरनाक बनाया है. हाँ ये बात भी है. समझ आया नहीं आया सबको? इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप एग्जाम देने जाना उससे पहले कभी फोन मत उठाना, किसी भी रिश्तेदार का कभी मत उठाना. आई नो देयर कैन बी इमरजेंसी, बट जब आप लास्ट मिनट कॉल्स उठाते हो just before your big day, big event, big speech, big exam, you might hear something which can cause damage to your next step. Never pick up your calls. Never. कभी नहीं. ज्यादा ऑल द बेस्ट भी करते हैं ना कभी रिश्तेदार, तो पता है क्या हो जाता है? स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है. जो हमें लग रहा है कि अबे हो जाएगा, पढ़ लिया मैंने, पर बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट, बहुत ज्यादा हम उम्मीदें देख लेते हैं. यार नहीं हुआ तो ये मैं क्या जवाब दूंगा, यार बुआ ने मैसेज किया बट मैं क्या जवाब दूंगा, अच्छा नहीं हुआ तो फिर. दिस ऑल्सो क्रिएट्स मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस. सो नेवर पिक कॉल्स बिफोर योर बिग डे. ठीक है बच्चों, प्लीज इस चीज को याद रखना. ये लास्ट मिनट चीजें ही होती है ट्रांसफॉर्मेशन चुगली वाली. ठीक है, अब आ जाओ. अब चलते एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे. लेट्स राइट दिस बच्चों. एक्सपेरिमेंट नंबर 2. अब देखो यार चुगली हुई है तो पूरा संसार कह रहा है अबे भाई क्या बोल के गया कि ये बदल गया. सबको जानने की आखिर दादाजी क्या बोल के गए कि राम जैसा मेरा बेटा बन गया है बिल्कुल आतंकी. तो यही जानने के लिए अब हमें करना होगा बायोकेमिकल एसे. कौन सा है सेकंड एक्सपेरिमेंट? बायोकेमिकल एसे. दिस बायोकेमिकल एसे वाज परफॉर्म्ड बाय 3 साइंटिस्ट. ठीक है, डन बाय 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लॉडगंज एंड मैकार्टी. ईवी मैक्लॉडगंज में मैकडॉनल्ड्स खाती है. ठीक है, मैकार्टी. ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1944 में. इनिशियली अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा पहले तो पता लगाया जाए कि दादाजी ऐसी क्या क्या गलत बात कर सकते हैं. इनिशियली क्या क्या गलत बातें कर सकते हैं. आखिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स है जो ट्रांसफर हो सकते हैं, पहले तो उसकी लिस्ट बनाई. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन, क्योंकि ग्रिफिथ बोल के गए थे इसी से ही कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन में. इसको तोड़ने के लिए इन्होंने किया सेंट्रीफ्यूगेशन. इस पूरे सेल को, बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए कौन सी प्रोसेस लगाई? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कौन सी प्रोसेस लगाई इसको तोड़ने के लिए? सेंट्रीफ्यूगेशन. पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल तितर पितर होके टूट गया. जब वो टूट गया तो सारे बायोमोलिक्यूल्स अलग हो गए. आरएनए अलग, डीएनए अलग, प्रोटीन अलग, कार्बोहाइड्रेट्स अलग, लिपिड्स अलग, सब अलग हो गए बच्चों, सब के सब. अब मानना यह है कि इन्हीं में से कोई एक ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हुआ होगा आर स्ट्रेन में, जिसके कारण उसका नेचर भी बदल गया. क्या बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों क्या चीज होगी ट्रांसफर? अंदाजा लगाओ. मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अंदाजा लगाइए. मान लो तुम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो. डीएनए.
आओ चलो केस नंबर 1। केस 1, लाइव आर स्ट्रेन और हमने लिया आरएनए ऑफ डेड एस स्ट्रेन। क्या लगता है इस केस में माउस जिएगा या मरेगा? बच्चा पार्टी क्या लगता है? आरएनए ट्रांसफर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? अगर नहीं हुआ तो माइस जिएगा, अगर आरएनए ट्रांसफर हुआ था एज मॉलिक्यूल तो माइस मर जाएगा। तो इस केस में द माइस विल लिव, क्योंकि आरएनए ट्रांसफर नहीं हुआ था आर स्ट्रेन के अंदर फ्रॉम डेड एस स्ट्रेन। अब दूसरा केस देख लेते हैं, केस नंबर 2, लाइव आर स्ट्रेन और इसके साथ हमने लिया प्रोटीन ऑफ डेड एस स्ट्रेन। इन दोनों को हमने साथ में इंजेक्ट किया किसके अंदर? माइस के अंदर। क्या लगता है जिएगा या मरेगा? क्या प्रोटीन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन? नहीं ट्रांसफर होता, तो इसलिए इस केस में भी ये जिया। तो इन्हें लगा कि भाई ना आरएनए की चुगली हुई है ना प्रोटीन की चुगली हुई है, ना इसका ट्रांसफर हुआ है ना इसका ट्रांसफर हुआ है। अब इन्होंने केस नंबर 3 लिया, लाइव आर स्ट्रेन प्लस लिपिड्स और कार्ब्स ऑफ डेड एस स्ट्रेन, इसको इंजेक्ट कर दिया माइस में। क्या लगता है बच्चों, लिव या डेड? जिएगा या मर जाएगा? इस केस में भी वो जी जाएगा क्योंकि इसकी भी चुगली नहीं हुई। अब आते केस 4, लाइव आर स्ट्रेन प्लस डीएनए ऑफ डेड एस स्ट्रेन। डेड। जैसी माइस मरा है सबने कहा हुड़ी बाबा, यह चुगली किए थे, यही चुगली किए थे, यही चुगली किया था, हाँ यही है वो डीएनए, मारो इसको पकड़ के, यही ट्रांसफर हुआ था। फिर इनके साथियों ने बोला अच्छा बेटा, अगर मान ले मैंने तेरे इस एक्सपेरिमेंट में इसके साथ एक एंजाइम डीएनए बिल डाल दिया, अब बता माइस जिएगा या मरेगा? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए कि डीएनए ट्रांसफर हुआ या नहीं, तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम इन्होंने डीएनए के साथ डीएनए एंजाइम भी डाल दिया। ये वो एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। ये क्या करता है? डाइजेस्ट डीएनए। तो जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए बचा ही नहीं, तो क्या होगा? माइस सर्वाइव कर जाएगा। ये लिव कर गया जब डीएनए डाला। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कंक्लूजन बताओ मुझे। इस पूरे बायोकेमिकल एसे से क्या पता चला? इससे हमें बस ये पता चला कि जो मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है वो डीएनए होता है। बट कैसे ये पता लगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? कैसे पता लगा शावनी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? अरे भाई ट्रांसफर होने का मतलब ये थोड़ी जेनेटिक मटेरियल है, क्या पता प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो, ट्रांसफर हो रहा है ना। बट हाउ डज दिस प्रूव कि ये जेनेटिक मटेरियल है? वो तो हुआ ही नहीं। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टिल कंटिन्यूज। यहीं पे इनका फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन, in biochemical essay, हाँ अभी आ रहे हैं मंतशा बेटा। in biochemical essay it was found that DNA is the molecule which gets
transformed from heat killed S stream into R stream. This was also verified using DNA enzyme. Still, what is genetic material? Question remains same. मैम डीएनए एंड डीएनए में क्या डिफरेंस है? डीएनए आपका मॉलिक्यूल है, डीएनए एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है. डीएनए एंजाइम which digest DNA. अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करते हैं. थक गई मैम लिखते लिखते. ओ माय गॉड, तुम्हारी बातें मुझे जरूर थका देती हैं. अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे. The experiment popularly called as Hershey chocolate syrup and Chase. Hershey and Chase experiment, also called as Blender's experiment. Blender's pride, Blender's experiment. दोनों ही नाम है इसके. मैम मुझसे भी करवा रही थी क्या? 8 ठंड लग रही है. हर बकलौर बात करेंगे क्लास को भंग करने के लिए. डस्टिंग चल रही है, दिवाली सफाई चल रही है, चैट को फुल जनानी घर बनाएंगे. आओ मॉडल ऑर्गेनिज्म पे. पढ़ने के अलावा सब करेंगे, बोझ लगता है पढ़ना. मॉडल ऑर्गेनिज्म. इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या यूज किया? ठंड में हाथ जम गए हैं. अच्छा बेटा, साइबेरिया में जाके पढ़ रहे हो क्या? क्लास वहां पे ले रहे हो क्या? नेटवर्क आ रहा है ना साइबेरिया में? ध्यान से करना, फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए. चलो मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन सा इसका? बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? द वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. कौन सा लिया था इन्होंने? T2 फेज. वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. अब स्ट्रक्चर बनाएंगे. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बनाएंगे. जरूरी है स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तभी समझ पाएंगे हम. ठीक है.
बाहर वाला कोट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाहर वाले कोट को? बाहर वाले कोट को कहते हैं प्रोटीन कोट। क्या कहते हैं इसे? प्रोटीन कोट। और अंदर क्या है इसका? डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो होती है उनका क्या होता है? डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, याद रखना। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर होता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, फॉस्फेट में, राइट? यस और नो? प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके एस को S35 लिया है, विच इज क्या है? हेवी आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है, ये रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स है, रेडियो लेबल्ड। तो यहाँ पे हम कंफर्म करना चाहते हैं कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ जंग प्रोटीन और डीएनए के बीच में चल रही है। तो प्रोटीन को हमने S35 से लेबल कर दिया और पी को हमने 32 से लेबल कर दिया, रेडियो आइसोटोप लेबल। फिर इस मीडियम के अंदर इस वायरस को ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद इसके डीएनए में जितने भी फॉस्फेट होंगे वो P32 वाले होंगे। अब इसे S35 मीडियम में ग्रो करेंगे इस वायरस को, तो इस प्रोटीन में जितने भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होंगे वो S35 वाले होंगे। ठीक है, समझ आया ये स्टेप? तो पहले हमने वायरस को ग्रो किया रेडियो आइसोटोप मीडियम में, जिससे कि उनके जितने भी सल्फर और फॉस्फेट है वो सबके सब क्या हो जाए? रेडियो एक्टिव लेबल्ड। फिर इनकी एक्टिविटी के हिसाब से बताएंगे कि भाई चलो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन के लिए यहाँ हम यूज करेंगे एक बैक्टीरिया भी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। द बैक्टीरिया which will get infected by T2 phage। ये बैक्टीरिया हो गया, ये वायरस हो गया। Most exploited thing in the world. No, E. coli exploits you also. UTIs, लूज मोशन, पॉटी लगवा देना। ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर डिफरेंट। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया बैक्टीरिया का होता है, ट्रांसडक्शन में वायरस बैक्टीरिया के बीच में होता है ट्रांसफर। So technically Hershey Chase experiment is a perfect example of transduction, not transformation. ठीक है? अब देखो, अब हमें जानना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख पा रही हूँ। What we want to know, आप कहेंगे मैम वी वांट टू नो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, बट कैसे? वायरस वायरल प्रोटीन बनाता है होस्ट सेल में, यस और नो? वायरस प्रोड्यूसेस viral proteins in host cell। ये बात आप सब जानते हैं कि वायरस होस्ट सेल की मशीनरी यूज करता है और उससे अपने वायरल प्रोटीन्स बनाता है। बट ये वायरल प्रोटीन्स जो बन रहे हैं होस्ट सेल के अंदर, ये डीएनए से बन रहे हैं या ये प्रोटीन से बन रहे हैं, ये बस पता करना है। ये वायरल प्रोटीन अगर प्रोटीन से ही बन रहे हैं तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, अगर ये वायरल प्रोटीन डीएनए से बने तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आया क्या पता करना चाह रहे हैं मेन चीज इस एक्सपेरिमेंट में हम?
चलो मैम आरएनए क्यों नहीं कंसिडर किया गया जेनेटिक मटेरियल में? क्योंकि उन्हें पता लग चुका था अनस्टेबल है, इसलिए। अब आते हैं, दो तरह के मीडियम लेंगे बच्चों। कितने तरह के मीडियम लेंगे? दो। एक में हम T2 फाज लेंगे, T2 फाज विच इज S35 रेडियो लेबल्ड। एक ये वाला मीडियम लिया जिसमें कौन लेबल्ड है? S35, यानी कि प्रोटीन लेबल्ड है। एक दूसरा मीडियम हम ले रहे हैं जिसमें हम T2 फाज लेंगे, बट ये फाज P32 लेबल्ड है, P32 रेडियो लेबल्ड है। तीन स्टेप में एक्सपेरिमेंट चलेगा, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफ्यूगेशन। पहला कौन सा है? इन्फेक्शन, फिर कौन सा है? ब्लेंडिंग, और तीसरा स्टेप है सेंट्रिफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। ये हमारा वायरस है T2 फाज, जिसने इन्फेक्ट किया इस बैक्टीरिया को, ठीक है। इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और रेडियो आइसोटोप लेबल्ड है इसका प्रोटीन कोड, क्योंकि S35 लिया है ना हमने पहले केस में। डायग्राम को देखो अच्छे से, जो रेडियो आइसोटोप लेबल्ड है मैंने उसे रेड कलर से बनाया है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड आइसोटोप्स कहते हैं। दीपिका, दीपिका पदुकोण। अब यहाँ पे फिर से यही इन्फेक्ट कर रहा है वायरस T2 फाज, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे प्रोटीन कोड आइसोटोप लेबल्ड नहीं है, रेडियो लेबल्ड नहीं है, बल्कि डीएनए इसका रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। दोनों डायग्राम का डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? पहले तो ये बताओ। यहाँ पे S35 है और यहाँ पे डीएनए के अंदर P32 है। अगर ये फर्स्ट स्टेप समझ में है तभी आगे के स्टेप समझ में आएंगे। यहाँ दो तरह के वायरस है, दो तरह के मीडियम में ग्रो किया है, दो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है? इकोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? इकोलाई। फाज कौन सा है? ये T2 फाज, ठीक है। अब आते ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग माने पूरे इन्फेक्शन के बाद की सिचुएशन, और इसे ब्लेंड करेंगे तो जितने भी हमारे प्रोटीन कोट है वो सब इधर उधर गिर जाएंगे। ये लो, ये गिर गए। ये अब इन्फेक्शन के बाद जब हमने प्रेशर से ब्लेंड किया तो ये सारे वायरस इधर उधर भाग गए, और अंदर क्या आ गया? ये क्या है? डीएनए। अंदर डीएनए आ गया, और बाहर क्या चला गया? रेडियो आइसोटोप लेबल्ड प्रोटीन कोड। ये इसका जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे भी सेम बनाते हैं। ये हमारा डीएनए, इस पे रेडियो लेबल्ड, और ये हमारा वायरस कोड। तो बेटा सेकंड स्टेप से कुछ क्लियर हो रहा है एक्सपेरिमेंट? सेकंड स्टेप तक बच्चों को क्लियर होना शुरू हो जाता है एक्सपेरिमेंट, सेकंड स्टेप तक। अब आप इस स्टेप में देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन सा रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल है, कौन सा है जो इकोलाई के अंदर है, कौन सा है जो इकोलाई के बाहर है। अब बाहर तो बाहर वाला है, उससे कोई काम है ही नहीं हमें। यहां तक क्लियर हो जाता है बच्चों को एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। अब सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि हमने एक ली क्यूवेट। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम एक क्यूवेट यूज करते हैं, क्यूवेट कहते हैं इसको।
क्यूवेट। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं पैलेट, ये हो गई पैलेट, और ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं सुपरनेटेड, सुपरनेटेड। इस पैलेट के अंदर क्या है, वायरल प्रोटीन्स। इस पैलेट के अंदर क्या है, वायरल प्रोटीन्स। यहां पे भी बनाते हैं पैलेट, यहां पे भी बनाते हैं सुपरनेटेड। ये हो गया पैलेट, और इसके अंदर है वायरल प्रोटीन्स। इस वाले वायरल प्रोटीन में आपके पास रेडियो एक्टिविटी है, और इस वाले में वायरल प्रोटीन्स है बट नो रेडियो एक्टिविटी। अब बताओ रिजल्ट। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, ये ऊपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है। व्हाट वी वांट टू नो कि वायरल प्रोटीन्स कौन बनाता है, डीएनए या प्रोटीन। यहाँ पे डीएनए रेडियो लेबल था, और इस डीएनए के कारण जो प्रोटीन बने वो भी आपके रेडियो एक्टिविटी दिखा रहे थे। यहाँ पे आपका प्रोटीन रेडियो लेबल था, बट आपके जो वायरल प्रोटीन्स बने उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि डीएनए ने ही क्या बनाए होंगे, वायरल प्रोटीन्स, जिसके कारण उसमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। पैलेट में प्रोटीन आएंगे। सो हर्शी एंड चेस with this experiment gave unequivocal proof that DNA is the genetic material. मैम वायरल प्रोटीन क्यों, वायरस वायरल प्रोटीन बनाएगा ना, बनाएगा ना वायरल प्रोटीन। पैलेट वो होता है जो नीचे आता है, जो भारी हिस्सा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में वो नीचे आता है, उसे पैलेट बोलते हैं। जो ऊपर पानी जैसा हिस्सा रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेड। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब लिखवा रही हूं मैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड पे जो नीट में इस एक्सपेरिमेंट से पूछे जा सकते हैं मैं लिखवाऊंगी बेटा। हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, इसके बाद भी कराऊंगी, डोंट वरी। जहां थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो भी लिखवाऊंगी इस चैप्टर में, जहां आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कराऊंगी। बिना क्वेश्चन के तो ये जेनेटिक्स हो ही नहीं सकता बेटा। यू कांट डू जेनेटिक्स विदाउट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को इसी में ही डर लगता है, उन्हें ये नहीं समझ आता क्वेश्चन आएगा कैसे। ब्लेंडिंग में देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे ब्लेंडिंग जब हम करते हैं तो जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो उतर के निकल जाता है, तो आपके पास इकोलाई बचा, इकोलाई, और बाहर का वायरस सारा खत्म हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन हो चुका था, डीएनए अंदर आ चुका है, प्रोटीन बाहर से निकल गया क्योंकि आउटर कैप्सिड था। दोनों के केस में प्रोटीन तो बने क्योंकि डीएनए ट्रांसफर हुआ, बट एक ही केस में वायरल एक्टिविटी आई जहां पे हमने रेडियो लेबल्ड यूज किया था डीएनए। उससे हम ट्रैक कर पाए कि इसी डीएनए से यही प्रोटीन बना होगा।
अब इसके बच्चों कुछ क्वेश्चन, स्लाइड खत्म हो गई क्या है? सिर्फ 18 स्लाइड, एक सेकंड। क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ अब, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस, कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। 1, S35 activity was found in supernatant post centrifugation. True or false? Second, P32 activity was found in supernatant post centrifugation. True or false? Viral proteins were found in the palate radio labeled in the palate of medium containing dash radioactive isotope. Yes. सर से S35, S से सुपरनेटेड, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि P32 की एक्टिविटी पैलेट में देखने को मिलती है, ना कि सुपरनेटेंट में। और यहाँ पे क्या आएगा? कौन से मीडियम में मिले थे रेडियो एक्टिव लेबल? P32 मीडियम में। बस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बीमारी दोनों में ही होगी ना? हाँ, इन्फेक्शन तो दोनों में ही कराएंगे ना देखने के लिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, थोड़ी सी इनके सेंटेंसेस को इधर उधर कर देगा एनसीईआरटी के। डायरेक्ट क्वेश्चन, चार प्रॉपर्टीज है हमारे जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। सो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल या स्टेबल? यस, पहली प्रॉपर्टी, जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली and structurally should be stable. नीट वाले अनस्टेबल लिख देंगे इसे, ठीक है। The genetic material should express itself in the non-Mendelian characters या Mendelian characters, should express itself in Mendelian characters. It should not be perfect. ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एरर्स नहीं होगी तो वेरिएशंस नहीं आएंगी, ठीक है। तो परफेक्ट होना बुरी बात है। The genetic material should be prone to errors like mutations which bring variation for speciation. तभी तो नई स्पीशीज बनेगी इस धरती पे। Next, should able to replicate itself in cell.
एक और क्वेश्चन करेंगे। ये बेटा मैं सीधा क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखवा रही हूँ, अगर आप देख रहे हो तो मैं इन्हें क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखवा रही हूँ नोट्स को। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे बच्चे। आएंगे कन्वीज उस पे भी, फातिमा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डीएनए was chosen as genetic material over RNA? जितने रीजंस पता है बता दो, क्योंकि सारे आपके ऑप्शंस है नीट एग्जाम के। क्यों डीएनए वाज चोजन एज ए जेनेटिक मटेरियल ओवर आरएनए? पहला, ये डबल स्ट्रैंडेड है। पहला, ये क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड which brings extra stability। कहते ना शादी के बाद स्टेबल हो जाता है मामला। दूसरा, absence of 2' oxygen from ribose sugar which again contributes to extra stability। ठीक है, नेक्स्ट, uracil is replaced by thymine in DNA for extra stability। मैम दिवाली सफाई करना है, मेरे से ज्यादा काम नहीं होगा तुम्हें। मैं सुबह 6:30 बजे घर में घुसी हूँ, ठीक है। उसके बाद धोनी को स्कूल भेजा है मैंने, फिर उसके बाद आके मैं सोई हूँ 1 घंटा 2 घंटे बस, फिर उसके बाद क्लास लेने आई हूँ, और अभी जाके काम करना है मुझे सारा दिवाली का, फिर उसके बाद शाम में दिवाली देने भी जाना है। रखो अपने पास ये सब। यस, नेक्स्ट, और क्या है? डीएनए इज नॉट इजिली म्यूटेटेड। क्यों इजिली म्यूटेशन नहीं हो रही है इसमें? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, इसलिए। ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएनए वर्ल्ड। ये लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर भी। इस चैप्टर के टोटल 10 पार्ट्स है, जिसमें से हमने 2 बड़े पार्ट कर लिए हैं। रेप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मिसेल्सन एंड स्टेहल का एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो काफी बड़ा है, जो कि हम कल ही करेंगे। कल हमारा सेंट्रल डोगमा, रेप्लिकेशन, मिसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट, उसके 5-6 क्वेश्चन, काफी बड़ा टॉपिक है मिसेल्सन एंड स्टेहल, काफी बड़ा। फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, डायग्राम, बस कल हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिसेल्सन स्टेहल का एक्सपेरिमेंट काफी डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट है। बिंदु हैप्पी बर्थडे, कोई नहीं, सब समझ में आ जाएगा। चलो, नाउ आरएनए वाज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑन धरती बाय। Why it was RNA was considered as a first molecule on धरती? ये डीएनए से पहले आया है, ये प्रोटीन से पहले आया है, क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके से काम कर लेता है जब जरूरत आती है। It can act as genetic material, as we can see in many viruses like HIV, tobacco mosaic virus, HIV, tobacco mosaic virus, and this can also act as enzymes. When RNA act as enzymes, they are called as ribozymes.
जैसे इसका एग्जाम्पल है राइबो न्यूक्लियस पी। So it can act as both. That's why RNA was considered as the first molecule on Dharti. Next, सेंट्रल डोमा। ये कल करेंगे अब हम सेंट्रल डोमा। लो बस, यस। ठीक है, चलो अब कल हम पूरा रेप्लिकेशन तक कंप्लीट कर लेंगे। छोटी क्लास, सबसे छोटी क्लास पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।